हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 9 पर। और चैप्टर नंबर 9 क्या है? थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई। बच्चों हम लोग ने स्टार्टिंग चैप्टर में डिमांड के बारे में पढ़ा था। और सोचिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। प्रोडक्ट की डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर, यानी हम और आप लोग। जबकि प्रोडक्ट की सप्लाई कौन करता है? तो सप्लाई करता है प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में हम लोग सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई? तो देखिए बच्चों, व्हाट इज सप्लाई? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड बाय अ सेलर। विच इज ऑफर्ड बाय अ सेलर। किसी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की कोई सेलर जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, कोई सेलर किसी प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पर कोई सेलर किसी प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंडर में, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, इज नोन एज सप्लाई। तो बच्चों व्हाट इज सप्लाई? तो सप्लाई मींस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर प्राइस पर कोई सेलर किसी प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है वो कहलाती है प्रोडक्ट की सप्लाई। इसको हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड whatever the quantity is offered by a seller is called supply of a commodity। ठीक है ना? बहुत सिंपल मीनिंग है कि सप्लाई मतलब क्या हुआ? सप्लाई मींस क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई सेलर किसी प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, ऑफर्ड बाय अ सेलर, जितनी क्वांटिटी वो सेल करना चाहता है वो कहलाती है सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ओके, तो सप्लाई की मीनिंग क्लियर हो गई कि सप्लाई मींस क्या हुआ? एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक सेलर किसी प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है वो प्रोडक्ट की सप्लाई कहलाती है। ओके, सिंपल मीनिंग है। अब देखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से किसी प्रोडक्ट की सप्लाई इफेक्ट करती है या इफेक्ट कर सकती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट की सप्लाई इफेक्ट करती है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहां पर टोटल 8 हेडिंग दिया है। ठीक है, आप अपने से भी इसमें एक दो हेडिंग आगे पीछे कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर मैंने लिया कॉस्ट। कॉस्ट यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमारी मीनिंग होगी फैक्टर प्राइस से। फैक्टर प्राइस, हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल। तो बच्चों अगर इन फैक्टर के प्राइस, लैंड, लेबर, कैपिटल के प्राइस इंक्रीज कर जाए तो उससे क्या होगा? हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। अगर फैक्टर का प्राइस बढ़ेगा तो मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। और सोचिए जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो जो सप्लायर है अब वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? अपनी सप्लाई को घटा देगा, अपनी सप्लाई डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि जब फैक्टर की प्राइस बढ़ गया तो अब वो उतनी क्वांटिटी में फैक्टर को परचेज नहीं कर सकेगा। रॉ मटेरियल है, लेबर्स हैं, उतनी क्वांटिटी में वो नहीं खरीद पाएगा। और जब वो उतनी क्वांटिटी में फैक्टर का यूज नहीं कर पाएगा तो मानी बात उसकी सप्लाई क्या होगी? घट जाएगी। ओके, तो जैसे ही हमारी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज करती है यानी फैक्टर प्राइस बढ़ता है तो जो सप्लाई है वो घट जाती है। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ओके, सो वी कैन से दैट इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस supply decreases and if the cost decreases supply increases। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट फैक्टर हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम जो कमोडिटी बना रहे हैं, अगर उसका सेलिंग प्राइस यानी मार्केट प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो इससे हमारी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोचिए बच्चों, कोई भी सप्लायर
का मेन एम क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। हर एक सप्लायर का प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो सोचिए कॉस्ट वही की वही है, खर्चे उतने ही है, लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है। तो डोंट यू थिंक अगर केवल सेलिंग प्राइस इंक्रीज करता है तो इससे जो सप्लायर उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा, और जब उसका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो वो उस प्रोडक्ट की मोर एंड मोर क्वांटिटी सप्लाई करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और ज्यादा उसकी सप्लाई होगी। तो बच्चों जब भी किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस इंक्रीज करता है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज कर जाती है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। यानी अगर प्राइस बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घट जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ फर्म्स। ये तो बच्चों बहुत इजी पॉइंट है कि अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगे, अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती हैं तो इससे क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फर्म बढ़ने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सप्लाई भी बढ़ेगी। जितने ज्यादा प्रोड्यूसर्स उतनी ज्यादा प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ती जाएगी, ठीक है ना? तो मोर प्रोड्यूसर्स मोर सप्लाई, ओके, लो प्रोड्यूसर लो सप्लाई, वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेशन। यू नो बच्चों व्हाट इज टैक्सेशन? टैक्सेशन इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट। ये क्या है? एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होता है जो कि पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है। बच्चों गवर्नमेंट हमारे ऊपर कई तरह का टैक्स लगाती है, वैसे ही गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सप्लायर है, उन पर भी टैक्स लगाती है। तो अगर गवर्नमेंट, सोचिए अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को इंक्रीज कर दे तो डोंट थिंक टैक्स रेट बढ़ने से जो प्रोड्यूसर्स हैं उसका खर्चा बढ़ गया, उसका एक्सपेंसेस बढ़ गया, क्योंकि अब उसको ज्यादा अमाउंट टैक्स को देना पड़ेगा। तो अब वो क्या करेगा? वो प्रोडक्शन की जो सप्लाई है वो रिड्यूस कर देगा। तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब टैक्स रेट इंक्रीज करती है तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई घटा देता है, क्योंकि उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। इन अपोजिट अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट डिक्रीज कर देगी तो सप्लाई इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो टैक्सेशन का बिल्कुल सेम वैसे ही इफेक्ट होता है जैसे आपने स्टार्टिंग पढ़ा था कॉस्ट के बारे में, क्योंकि वास्तव में टैक्स बढ़ने से कॉस्ट ही तो बढ़ रही है, खर्चे ही तो बढ़ रहे हैं। तो टैक्स रेट बढ़ने से सप्लाई घट जाती है, और टैक्स रेट घट जाने से सप्लाई बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट वन, टेक्नोलॉजी। यू नो बच्चों, प्रोड्यूसर्स ऑलवेज ट्राई करता है कि वो एडवांस टू एडवांस मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी का यूज करे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी जो कॉस्टिंग है, उसके जो कॉस्ट है, खर्चे हैं, वो रिड्यूस करते जाते हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज करता जाता है। सो एज वेल एज टेक्नोलॉजी बिकम द एडवांस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, एडवांस टेक्नोलॉजी आती जाएगी, वैसे वैसे प्रोड्यूसर क्या करेगा? मोर एंड मोर सप्लाई करेगा। ओके, तो टेक्नोलॉजी बढ़ने से सप्लाई भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट, गोल ऑफ द फर्म। गोल ऑफ द फर्म, बच्चों नॉर्मल केस में कोई भी फर्म का, किसी भी फर्म का जो प्राइम ऑब्जेक्ट होता है वो होता है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। एवरी फर्म वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, बट समटाइम, हाँ बच्चों एक बात ये समझ लीजिए कि जो फर्म होती है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। हर एक फर्म का प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जब उसको लगता है किसी प्रोडक्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, उसका प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो वो जब देखता है कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, सेलिंग प्राइस बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो वो उसकी सप्लाई भी बढ़ाता है। नॉर्मल केस में ऐसा होता है। बट सम टाइम बच्चों ऐसा भी होता है कि किसी फर्म का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना ना हो करके वो केवल मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। जैसे बच्चों मान लीजिए हमारी फर्म है जो मार्केट में न्यूली स्टैब्लिश हो रही है, तो अभी मेरा एम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि अभी मेरा एम क्या होता है कि हमको मार्केट कैप्चर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लो प्राइस पर भी हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी मेरा एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि मेरा एम क्या है? मार्केट को कैप्चर करना। तो अगर मेरा गोल मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना ना हो करके
हमारा गोल मार्केट को कैप्चर करना होता है, तो लो प्राइस पर भी हम मैक्सिमम सप्लाई करते हैं। ओके, तो फर्म का गोल भी सप्लाई को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यानी फ्यूचर के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बच्चे सोचिएगा कि फ्यूचर में अगर मुझे लगा किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो यानी इसका मतलब है प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो अगर प्रॉफिट बढ़ने वाला है तो एज अ प्रोड्यूसर हम लोग क्या करेंगे, उसकी सप्लाई बढ़ाएंगे और ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर उसका प्राइस बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है ना? तो अगर लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो फिर हम उसकी सप्लाई भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बच्चों हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि जहां तक रिलेटेड गुड्स की बात होती है, दो टाइप के गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं टी एंड कॉफी। तो सुनते बच्चों, जहां तक सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के मामले में जब किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है तो दूसरे वाले प्रोडक्ट की सप्लाई भी इंक्रीज कर जाती है। जैसे मानिए टी का प्राइस बढ़ गया तो टी का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉफी। तो कॉफी के जो सप्लायर है वो भी अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि टी का प्राइस बढ़ गया है तो कंज्यूमर अब टी यूज करना कम कर देंगे और सप्लाई की डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो क्या करे, सप्लाई की कॉफी की सप्लाई और बढ़ा देगा। ठीक है ना? इन अपोजिट अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो एक साथ यूज में लाया जाता है, विच आर यूज ज्वाइंटली। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कार और पेट्रोल का। अब सोच रहे बच्चों कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार बनाने वाली कंपनी क्या करेगी, कार ज्यादा बनाएगी या कम बनाएगी। सोचने की बात है बच्चों कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो इसका मतलब कि कंज्यूमर अब कार कम खरीदेंगे, तो जब वो कार कम खरीदेंगे तो कार की मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग कम करना चाहेंगे। तो इसका मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में जब किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है तो उससे रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड या उसके दूसरे प्रोडक्ट की सप्लाई डिक्रीज कर जाती है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की सप्लाई घट जाएगी। ओके, सो दीज आर द बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द सप्लाई, दीज आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ये वो फैक्टर है जिनकी वजह से हमारी सप्लाई इफेक्ट करती है। ओके यस बच्चों, अब इस चैप्टर से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई बच्चों, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। तो देखिए बच्चों, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if other things remain the constant, अगर other things constant रहें, other things fixed रहें, तो there is a positive relationship between the price and quantity supplied of a commodity। अगर other things constant रहें तो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। किसी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी सप्लाई में पॉजिटिव यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। दैट मींस इफ द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो भी इंक्रीजेस। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज करती है, एंड वाइस वर्सा, यानी इन द अपोजिट केस अपोजिट थिंग्स विल बी हैपन। सो बच्चों, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज करेगी, और दैट मींस अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो सप्लाई भी डिक्रीज करेगी। ये कहता है हमसे लॉ ऑफ सप्लाई। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। इट मींस इफ द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो भी इंक्रीजेस, एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई आल्सो भी डिक्रीजेस। ओके, समझ में आ गया कि प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, और प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घटती है। बच्चों, हमारा काम रटने का नहीं है, समझने का है। इकोनॉमिक्स समझने वाला चीज है, रटने वाली चीज नहीं है कि मैंने कह दिया तो रट लिया, ऐसा नहीं। खुद सोचो बच्चों कि एक सप्लायर क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना,
और सोचिए उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, जब प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस मार्केट में इंक्रीज करेगा। जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। और जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर वो क्या करेगा, उस गुड्स की, उस प्रोडक्ट की मोर एंड मोर सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो जब प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता है, और जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। इसी तरह से जब प्राइस रिड्यूस करता है तो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है ना वो भी घटता है, वो भी रिड्यूस करता है, और जिसकी वजह से प्रोड्यूसर अब उस प्रोडक्ट की कम सप्लाई करेगा। ठीक है, सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। ओके बच्चों, इस लॉ की स्टार्टिंग में क्या आया, इफ अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट, कि अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगे तो हमारा ये लॉ अप्लाई होगा। तो अब हमारे लोग के माइंड में बात आई कि ये अदर थिंग्स का मतलब क्या होगा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अदर थिंग्स। ये अदर थिंग्स क्या हैं जिनको हम लोग यहां पर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो ये चीज आप देखेंगे एजम्पशंस ऑफ द लॉ में कि हम किन किन चीजों को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो देखिए हम क्या चीज कांस्टेंट मान के चल रहे हैं यहां पर। नंबर फर्स्ट, प्राइस यानी कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम। हम ये बात एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रोडक्शन के फैक्टर की जो कॉस्ट है या फैक्टर का जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। ओके, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या कहिए जो प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम है। ओके, नेक्स्ट, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, कि गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ाया घटाया नहीं है, सेम चल रहा है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी मस्ट बी कांस्टेंट, कि प्रोडक्ट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड नॉट बी चेंज, जो रिलेवेंट गुड्स का प्राइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, गोल ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन द सेम, कि प्रोड्यूसर का जो एम है, जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रहना चाहिए। तो बच्चों अगर ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी, ये चीजें फिक्स रहेंगी, तो हमारा ये लॉ अप्लाई होगा। और दैट मीन कि अगर इन चीजों में कुछ चेंजेस हो गया, सेम नहीं हुई, तो फिर लॉ भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके, तो लॉ क्या कहता है कि अगर ये चीजें कांस्टेंट रहें, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहें, तो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी सप्लाई में पॉजिटिव यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। इफ द प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई आल्सो भी डिक्रीजेस। ओके, ये हो गया लॉ ऑफ सप्लाई। बट बच्चों जब भी एग्जाम में कोई भी लॉ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो आप उसका शेड्यूल और डायग्राम जरूर बनाते हैं, तभी हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो देखिए इस लॉ ऑफ सप्लाई के लिए भी हमने ये शेड्यूल बनाया, प्राइस और इधर लिखा हमने क्वांटिटी सप्लाई। देखिए हमने ये अज्यूम किया कि मेरे जो प्राइस है वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस पहले 10 रुपीस था, फिर 20 हुआ, फिर 30 रुपीस हो गया, तो प्राइस मेरा कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखिए मेरी जो सप्लाई है ना वो भी कंटिन्यू इंक्रीज करती जा रही है। पहले मेरी सप्लाई थी 20 यूनिट की, फिर 40 हो गई, फिर 60 यूनिट हो गई। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मेरी सप्लाई भी इंक्रीज करती जा रही है। ओके, और फिर हमने बनाया इसका सप्लाई कर्व। देखो बच्चों सप्लाई कर्व कैसे बनाए, नीचे एक्स एक्सिस पर सप्लाई दिखाया हमने, क्वांटिटी सप्लाइड, और वाई एक्सिस पर प्राइस। जब प्राइस 10 रुपीस का था, सप्लाई 20 यूनिट की थी। प्राइस इंक्रीज हुआ, 10 से 20 हो गया, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, 20 से 40 हो गई। प्राइस और इंक्रीज किया, 20 से 30 हो गया, तो सप्लाई भी और इंक्रीज कर गई, 40 से 60 हो गई। तो जैसे मेरी प्राइस बढ़ रहा है वैसे सप्लाई भी इंक्रीज करती जा रही है, जिसकी वजह से जो मेरा सप्लाई कर्व होगा वो कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड स्लोप करेगा। बच्चों सप्लाई कर्व होता है वो ऑलवेज अपवर्ड स्लोप करता है। ये अपवर्ड स्लोप क्यों कर रहा है, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बच्चों इकोनॉमिक्स में जब भी किसी दो चीज के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है या डायरेक्ट रिलेशन होता है तो वहां पर जो कर्व होता है ना वो ऑलवेज अपवर्ड स्लोप करता है। तो यहां पर देख लीजिए हमारा जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोप कर रहा है। ये अपवर्ड स्लोप क्यों कर रहा है, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। ओके, तो ये हो गया बच्चों लॉ ऑफ।
यस बच्चों, इस चैप्टर के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लीनियर सप्लाई फंक्शन। लीनियर सप्लाई फंक्शन बच्चों, लीनियर सप्लाई फंक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो मुझे बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पर कोई प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा, ये कितनी क्वांटिटी वो सप्लाई करना चाहेगा, ये मुझे बताता है लीनियर सप्लाई फंक्शन। सो लीनियर सप्लाई फंक्शन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जो मुझे ये बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पर किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीस है, या प्रोडक्ट का प्राइस 120 रुपीस का हो गया, या प्राइस 150 का हो गया, तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी होगी, ये मुझे बताता है लीनियर सप्लाई फंक्शन। जिसे कैलकुलेट करने का बच्चों फॉर्मूला होता है कि क्वांटिटी सप्लाइड QS यानी क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल टू A प्लस बी ब्रैकेट में PX। ये फॉर्मूला है कि क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू A प्लस बी ब्रैकेट में PX। अब बच्चों यहां पर QS का मींस क्या हुआ? क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड X। जिस गुड की बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसकी सप्लाई, ठीक है। A फॉर सप्लाई ऑफ गुड X व्हेन प्राइस इज 0। ये एक एजम्पशन होती है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 0 रुपए का है तो 0 रुपए के प्राइस पर कोई प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई करना चाहेगा। 0 के प्राइस पर प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई होगी, ये होगा A। B का मींस क्या होगा? स्लोप ऑफ सप्लाई, स्लोप ऑफ सप्लाई। एंड लास्ट में PX का मतलब क्या होगा? प्राइस ऑफ गुड X, प्राइस ऑफ गुड X। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या लिया कि सप्लाई ऑफ गुड X व्हेन प्राइस इज 0, कि 0 रुपए के प्राइस पर मान लो एक गुड है जिनकी सप्लाई होती है 20 यूनिट्स की। 0 रुपए के प्राइस पर उसकी सप्लाई कितनी हो रही है? 20 यूनिट्स की। स्लोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई स्लोप कितना है? 2 टाइम्स का है। एंड प्राइस ऑफ गुड X 100 रुपीस का है। प्राइस कितना है? 100 रुपीस का। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 100 रुपए की प्राइस पर इस प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई होगी। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल टू A प्लस बी ब्रैकेट में PX, ठीक है। सो A फॉर सप्लाई ऑफ गुड व्हेन प्राइस इज 0, 0 रुपए के प्राइस पर प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी हो रही है? 20 यूनिट्स की। 20 प्लस स्लोप ऑफ सप्लाई कितना है? 2 टाइम्स। और प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा गया है? 100 रुपीस का। ओके, ये हमने वैल्यू पुट अप कर दिया। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना कि इक्वल टू 20 प्लस 2 इंटू 100 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 20 प्लस 2 इंटू 100, 200। तो 20 प्लस 200 ये हो गया 220 यूनिट्स। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 100 रुपए के प्राइस पर इस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी होगी? 220 यूनिट की, 220 यूनिट्स की। ओके, इसी तरह एग्जाम्पल कह सकता है कि अगर मान लो प्राइस 80 रुपीस का है तो सप्लाई कितनी होगी। अगर प्राइस 150 का हो गया तो सप्लाई कितनी होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी होगी। किसे बोलते हैं? लीनियर सप्लाई फंक्शन, लीनियर सप्लाई फंक्शन। ओके, तो बच्चों ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। मेरी वीडियो कुछ बड़ी हो रही है तो बच्चों हम इस टॉपिक को यहां पर स्टॉप कर रहे हैं, अपनी वीडियो को यहां पर स्टॉप कर रहे हैं। आपसे होप आज हमने जो भी चीज पढ़ाया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। बट अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बच्चों इसे आप मुझे क्लास में अलग से कंफर्म करिएगा। ओके, सो टिल देन गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।